A very warm welcome to all HR professionals. Today's our topic is recruitment. This topic is for those people who really wanted to start their career into recruitment. यानी कि जो लोग ये मेरा आज का जो सेशन है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अपना करियर एचआर में देख रहे हैं और स्पेशली जो लोग अपना करियर रिक्रूटमेंट फंक्शन में करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि रिक्रूटमेंट होता क्या है। रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन ले लीजिए। Recruitment is nothing but attracting the right candidate towards the organization for a right position. इसका मतलब ये होता है कि आपके कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पोजीशन जो वैकेंट है उसके लिए जो कैंडिडेट्स आप इंटरव्यू के लिए बुला रहे हो उस प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं। यानी जो पोजीशन अवेलेबल है उसके लिए एक राइट कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाना फॉर दैट राइट पोजीशन कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट जरूरी होती है। सबसे पहले आपकी कंपनी में जो भी शॉर्टफॉल यानी कि वैकेंसीज, तो आपकी कंपनी में जो भी सारा शॉर्टफॉल है या वैकेंसीज है उसको फुलफिल करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट की जरूरत होती है। दूसरा, हर महीने आपकी कंपनी से कुछ ना कुछ एम्प्लॉइज छोड़ के जाएंगे और वहां पे कुछ वैकेंसीज क्रिएट होगी और वो वैकेंसीज अगर डाउन द लाइन अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपकी जो अवेलेबिलिटी है धीरे धीरे कम होती जाएगी और विद 50% अवेलेबिलिटी और 60% अवेलेबिलिटी यू विल नॉट एबल टू अचीव द कंपनी गोल, द कंपनी टारगेट्स एंड द अचीवमेंट्स। सो अगर आपको कंपनी के टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स जो है, टारगेट वर्सेस अचीवमेंट्स जो है या फिर जो भी कोई गोल्स होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए आपको 100% मैन पावर अवेलेबिलिटी की जरूरत होती है। सो इन शॉर्ट अगर आप मेरे सारे पॉइंट्स देखते हो या चारों पॉइंट्स देखते हो तो सबसे पहला वैकेंसीज फुलफिल यानी कि शॉर्टफिल फुलफिल करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट की जरूरत है। दूसरा, 100% अवेलेबिलिटी रखना जरूरी होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी जाके आप आपकी कंपनी के जो भी गोल्स सेट किए हुए हैं वो अचीव कर सकते हो। और तीसरा, देखिए दो अलग अलग पर्सन होंगे, फॉर एन एग्जाम्पल दो अलग अलग पर्सन है, दोनों का भी एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर सेम है, फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ अकाउंट्स मैनेजर, दोनों का भी एजुकेशन जो है वो एमकॉम है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ both the person carrying out the same educational background मैं किसी को एक को रैंडमली नहीं उठा सकता हूँ, तो उनमें वो क्वालिटी होनी चाहिए। इसके लिए मुझे रिक्रूटमेंट की जरूरत होती है। अगर मैं थ्रू द इंटरव्यू अगर मुझे नहीं समझ आएगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन में वो सारी एक्सपर्टीज है या नहीं है तो मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो होता क्या है कि अगर बहुत अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स आपके पास आते हैं इंटरव्यूज में और बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए यानी कि क्वालिटी मैन पावर सेलेक्ट करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट की जरूरत होती है। अब रिक्रूटमेंट करते वक्त आपको एक क्वेश्चन हमेशा जरूर आएगा इंटरव्यू के टाइम पे, अगर आप रिक्रूटमेंट की प्रोफाइल के लिए या फिर रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव, रिक्रूटमेंट मैनेजर या टैलेंट हंट मैनेजर इस पोजीशंस के लिए इंटरव्यू के लिए अगर चाहते हो तो आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट आर द सोर्सेज डू यू यूज फॉर द रिक्रूटमेंट। सो लेट मी टेल यू देयर आर टू काइंड ऑफ सोर्सेज, वन इज इंटरनल एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल होता क्या है? इंटरनल यानी कि कंपनी के अंदर जो टूल्स अवेलेबल है उसको यूज करते हुए रिक्रूटमेंट यानी वैकेंसीज को फुलफिल करना, उन सोर्सेज को बोला जाता है इंटरनल। और एक्सटर्नल यानी कि कंपनी के अलावा बाहर के सोर्सेज को यूज करते हुए उन पर्टिकुलर वैकेंसीज को कवर अप करना या फुलफिल करना, उन सारे सोर्सेज को बोला जाता है एक्सटर्नल। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। तो पहले समझते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। बहुत सारे एम्प्लॉइज या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार रिक्रूटमेंट प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो हमेशा एक ही आंसर देते हैं कि अगर रिक्रूटमेंट फुलफिल करना है तो सिंपली एक पेपर एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए या फिर कोई प्लेसमेंट एजेंसीज को आप हायर कर लीजिए, वहां से आप फुलफिल कर सकते हो। तो यहाँ से ये अंदाजा लगाया जाता है कि आप लोगों को पूरी तरीके से सारे सोर्सेस नहीं पता है और अगर हमें प्रेस एडवर्टाइजमेंट या फिर प्लेसमेंट एजेंसी से ही अगर हेल्प लेनी है तो फिर एक सिंपली एक सेपरेट पर्सन रिक्रूट करने की कोई जरूरत नहीं है एज एन रिक्रूटमेंट मैनेजर।
ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से आंसर देना है कि देयर आर टू काइंड ऑफ सोर्सेस इनटू रिक्रूटमेंट, वन इज इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल। तो आई एम गोइंग टू यूज स्पेशली द इंटरनल वन, क्योंकि इंटरनल सोर्सेस में आपको रिक्रूटमेंट का जो कॉस्ट होता है वो जीरो लगता है, आपको कोई पैसा उसमें स्पेंड नहीं करना होता है। बट एक्सटर्नल सोर्सेस में आपको बहुत अलग अलग तरीके के सोर्सेस तो यूज करने ही होते हैं, प्लस आपको पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो इंटरनल सोर्सेस में कैसे हम रिक्रूटमेंट की जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं? सबसे पहले, अगर आप कोई एम्प्लॉय है उसको इंटरनली ट्रांसफर करके वो पर्टिकुलर पोजीशन क्लोज कर सकते हो, या फिर एम्प्लॉयज को प्रमोशन देके भी, कोई जो जूनियर पोजीशन पे उसको प्रमोशन देके आप प्रमोट करके पर्टिकुलर पोजीशन फुलफिल कर सकते हो, किसी एम्प्लॉय को अपग्रेड कर सकते हो। ये अपग्रेड होता क्या है? अपग्रेडिंग इज नथिंग बट इसमें प्रमोशन या ट्रांसफर नहीं होती है, विद इन द डिपार्टमेंट किसी पर्सन को ऊपर की पोजीशन पे प्रमोट किया जाता है, बट उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्री या ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं मिलता है, जैसे कि आपको ट्रांसफर मिल रहा है या फिर आपको प्रमोशन मिल रहा है, इसका कोई भी लेटर आपको नहीं मिलेगा। बस आपको अपग्रेड किया जाएगा विद द फैसिलिटीज, जैसे कि आपके पेट्रोल अलाउंसेस, या फिर आपके टेलीफोन अलाउंसेस, या फिर आपका डेस्कटॉप से लेके आपको लैपटॉप दिया जाएगा। सारी जो फैसिलिटीज है वो अपग्रेड की जाएगी ऊपर के पोजीशन की, बट सैलरी रिमेन्स द सेम, सैलरी आपकी वही रहेगी। डाउन द लाइन 1 साल तक आपको देखा जाएगा, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा और उस बेसिस पे फिर आपको प्रमोट किया जाता है। बट टिल द टाइम आपको कोई भी पैसा स्पेंड नहीं करना है, और जूनियर लेवल के पोजीशन पे जो पर्सन है उसको आप अपग्रेड करके पर्टिकुलर प्रोफाइल हैंडल करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो थ्रू दिस अपग्रेडिंग थिंग। नेक्स्ट, डिमोशन। कोई एम्प्लॉय अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऑटो पायलट मोड पे है, यानी कि ऑटो पायलट मोड यानी कि वो पर्सन, उसके पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है वो रोटेट कर देता है किसी और एम्प्लॉय के पास, और खुद कुछ नहीं करता है, तो उसे हम हमारे टर्म में ऑटो पायलट मोड कहते हैं। तो ऐसे कुछ एम्प्लॉयज जो ऑटो पायलट मोड पे है, जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाइवर्ट कर रहे हैं और खुद कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और उन लोगों को डिमोट कर देना। थ्रू दैट ऑल्सो यू कैन फुलफिल द वैकेंसीज। दूसरा, आप रिटायर्ड एम्प्लॉयज देख सकते हो, जैसे कि आपकी कंपनी में कोई रिटायर्ड एम्प्लॉयज है, उन लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो और उनको एज एन टेम्पररी बेस पे या फिर ऑडिटर बेस पे आप हायर कर सकते हो, जो कि आपके कंपनी में रेगुलर भी आएंगे और उनको आपको कोई हायर पे नहीं देने की जरूरत होती है। सो विद इन अ वेरी small period you will be receiving a kind of a people over there. नेक्स्ट, डिपेंडेंट्स एंड रिलेटिव्स। तो डिपेंडेंट एंड रिलेटिव्स, आपके या एम्प्लॉइज के डिपेंडेंट एंड रिलेटिव्स को आप एस्केलेट कर सकते हो कि आपके पास कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है, और वहां से भी आपको कैंडिडेचर का सोर्स मिल सकता है। आईजीपीज, सो 7 नंबर है आईजीपीज। आईजीपी होता क्या है? इट इज कॉल्ड एज इंटरनल जॉब पोस्टिंग, जिसमें आप विद इन द डिपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट करिए, रिटन एग्जामिनेशन हो सकती है, ग्रुप इंटरव्यूज हो सकते हैं, या ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज हो सकते हैं। इसके थ्रू जो सबसे बेस्ट स्कोर करेगा वो पर्सन को प्रमोट किया जाता है नेक्स्ट पोजीशन पे। और लास्ट है एम्प्लॉय रेफरेंस। एम्प्लॉय रेफरेंस, जैसे मैंने पहले भी आपको मेंशन किया कि आप आपके कंपनी में आपके जो नोटिस बोर्ड है वहां पे आप आपके वैकेंसीज मेंशन कर सकते हो। employees will come to know that what all the vacancies are available in your organization, and accordingly वो अपने जो पहचान के लोग होते हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर उनके जो पुराने कलीग्स है, पुरानी कंपनी के जो कलीग्स है, उनको ये मैसेज एस्केलेट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स मिल सकते हैं। इसमें कहीं पे भी आपको एक सिंगल पे ही पेनी खर्च करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सोर्सेस। ये एक्सटर्नल सोर्सेस ऐसे सोर्सेस होते हैं जो कि आपको कम से कम यूज करना होता है बीइंग एन एचआर, बिकॉज आप ऑलरेडी खुद इंडिविजुअली रिक्रूट किए गए हो टू रिक्रूट द पर्संस। ठीक है, तो आप एक्सटर्नल कोई सोर्सेस आप यूज नहीं कर सकते, जैसे कि प्रेस एडवर्टाइजमेंट है या फिर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। ये बहुत ही रेयर टू रेयर कंडीशन में आपको यूज करना होता है, और ये कब यूज करना है उसका भी आपको अंदाजा होना जरूरी होता है, क्योंकि आप रिक्रूटमेंट के एक्सपर्टीज माने जाते हो, आप आपके एचआर के फील्ड में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेस एडवर्टाइजमेंट कब यूज किया जाता है। जब आपके पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है और आपको बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में मैन पावर रिक्रूट करना है, तब आप प्रेस एडवर्टाइजमेंट दे के आप वो शॉर्टफॉल फुलफिल कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल
आपकी कंपनी एक नया प्लांट या एक नया यूनिट एस्टैब्लिश करने जा रही है और आपको 500 एम्प्लॉइज को हायर करना है और आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। तो अगर आप दिन में 10 इंटरव्यूज भी लेते हो और इस हिसाब से अगर 2 महीने तक जाते हो तो आप 500 एम्प्लॉइज हायर नहीं कर सकते हो। तो आपके पास टाइम बहुत कम है। तो इस वक्त आप क्या कर सकते हो, आप प्रेस एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाके उनका हेल्प लेके आप प्रेस एडवर्टाइजमेंट हिट करिए। आपके अक्रॉस द रीजन में बहुत सारे एम्प्लॉइज या कैंडिडेट्स आपको अप्रोच करेंगे और थ्रू दिस प्रेपर एडवर्टाइजमेंट आप वैकेंसीज फुलफिल कर सकते हो। दूसरा होता है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आप तब यूज कर सकते हो जब आपको एक ही तरीके की एक्सपर्टीज और क्वालिटीज और एजुकेशनल बैकग्राउंड एक ही प्लेस पे अगर मिल रहा है तो आपका टाइम भी बच जाता है और आपको सारा फ्रेश टैलेंट मिल जाता है। तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हम तब यूज करते हैं जब हमें फ्रेश टैलेंट चाहिए और जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड सेम चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईटीआई या फिर एमबीए इनटू एचआर, एमबीए आईटी, एमबीए अकाउंट्स, फिनांस, है ना। तो इस तरीके की एक्सपर्टीज रहने वाले बहुत सारे स्टूडेंट आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाते हैं और वहां पे आप आपके ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यूज या फिर रिटन एग्जामिनेशन करके 2, 4 या 10, 15 एम्प्लॉइज एक साथ हायर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज आप तब जाते हो जब आप ऑलरेडी किसी और एजेंडा के साथ बहुत ज्यादा बिजी हो और आप रिक्रूटमेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, बट एट द सेम टाइम उस पर्टिकुलर पोजीशन को उसी वक्त फुलफिल करना या फिर क्लोज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब आप जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी इनपुट्स भी करने हैं, एट द सेम टाइम आपको एक प्रोफाइल भी गोल क्लोज करनी है। तो आपको पेरोल पे या फिर आपके सैलरी पे ज्यादा कंसंट्रेशन करना या फिर फोकस करना इंपॉर्टेंट होता है। उस वक्त आप प्लेसमेंट एजेंसीज को आप आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हैंड ओवर कर सकते हो और अकॉर्डिंगली वो आपके लिए लोग रिक्रूट करेंगे और आपके पास भेजेंगे। उसके बाद आपको सेकंड और थर्ड राउंड कंडक्ट करना होता है जिसको टेक्निकल राउंड बोला जाता है, जो हम अगले स्लाइड में कवर भी करेंगे, टाइप्स ऑफ राउंड्स। उसके बाद होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स यानी कि ये सोर्स हम तब यूज करते हैं जब हमें लॉ मैनेजमेंट रिक्रूट करना होता है, जैसे कि जो हमारे रोल पे हम रिक्रूट नहीं करते, जैसे हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस। ये सारे लोग काफी, इनका अपसेंटिज्म बहुत ज्यादा होता है, इनका एट्रिशन रेट यानी कि छोड़ के जाने का प्रमाण या परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को आप आपके रोल पे नहीं ले सकते हो, ठीक है। और ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी होते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को ये सारी चीजें या ये सारे बैरियर्स डालने के लिए आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप मैन पावर रिक्रूट कर सकते हो, जो कि लॉ मैनेजमेंट में होती है। और लास्ट है जॉब पोर्टल। तो जॉब पोर्टल ये एक ऐसा एक्सटर्नल सोर्स है जिसमें से आप इंडिया, अक्रॉस द इंडिया कहीं से भी आप पर्सन या कैंडिडेचर उठा सकते हो। बट जॉब पोर्टल जैसे कि naukri.com अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनका जो रिचार्ज करना होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिचार्ज, या फिर आप उनका पोर्टल अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको एक तरीके का रेंट पे करना होता है मंथली, जो 20,000 से लेके 2 लाख तक के हो सकता है। तो इतना ज्यादा खर्चा कोई भी कंपनी इनिशियली टालती है। तो आप ज्यादा करके जब भी कभी आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज डू यू यूज, तो आप हमेशा आंसर दीजिएगा कि देयर आर टू काइंड ऑफ सोर्सेज, वन इज इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल, बट आई नॉर्मली प्रिफर द इंटरनल वन बिकॉज it will not only reduce the manpower cost, it will also reduce the recruitment cost too. अब कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि हेड हंटिंग और सोशल मीडिया। तो आजकल हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल से ज्यादा सोशल मीडिया के थ्रू भी आप आपकी रिक्रूटमेंट या कैरी ऑन कर सकते हो या फिर पर्टिकुलर पोजीशन क्लोज कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, naukri.com हो गया, नॉट naukri.com, व्हाट्सएप हो गया। उसके बाद आप लिंक्डइन के थ्रू आप आपकी पोजीशंस क्लोज कर सकते हो, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरीके के अलग अलग जगह पे आप आपके पोजीशंस हाईलाइट करके, हिट करके आप वहां पे से एस्केलेट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारा कैंडिडेचर वहां से मिल जाएगा एंड थ्रू दैट आल्सो यू कैन फुलफिल द वैकेंसी। नेक्स्ट होता है हेड हंटिंग। हेड हंटिंग में आपको रिक्वेस्ट भेजनी होती है सोशल मीडिया के थ्रू
जैसे कि आप फेसबुक पे किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या फिर कोई कंपनी का पिक एंड ड्रॉप जो बस होता है वहां पे लिफ्ट लेके वहां के एम्प्लॉयज को अप्रोच करके थ्रू दैट ऑल्सो यू कैन फुलफिल द वैकेंसीज। तो इस तरीके के अलग अलग रिक्रूटमेंट के सोर्सेस होते हैं जिसके यूज के साथ आप आपकी वैकेंसी जो अवेलेबल है आपकी कंपनी में उसको फुलफिल कर। जब आपने इंटरव्यूज को थ्रू दिस सोर्सेस जब आप लोगों को इंटरव्यूज के लिए बुलाते हो, तो इंटरव्यूज लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, है ना, विच वी नॉर्मली यूजिंग। तो सबसे पहले आप लाइन अप कर सकते हैं इंटरव्यूज को, लोगों को कॉल करके आप इंटरव्यू के लिए बुला सकते हो, जिसमें आप पैनल इंटरव्यू ले सकते हो, वन ऑन वन इंटरव्यू ले सकते हो, या फिर आपके पास बहुत सारा कैंडिडेचर जमा हो जाता है। जैसे जब कभी आप पेपर एडवर्टाइजमेंट देते हो तो आपकी कंपनी में एक ही दिन में मिनिमम 100-200 लोग आ जाते हैं, अप्रोच करते हैं उस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए। तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लोज ऑल द इंटरव्यूज विद इन द सेम डे। तो उस वक्त आप ग्रुप डिस्कशन रख सकते हो, 10-10 के स्लॉट करके उनको कोई टेक्निकल टॉपिक दे के। उससे भी आपको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन वो सारी एक्सपर्टीज अपने पास रखता है या नहीं, और उसमें से आप रैंडमली कुछ अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट करके उनका इंटरव्यूज लेके आप वो वैकेंसी क्लोज कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है इंटरव्यू लेने का टेलीफोनिक। जैसे कि कोई कैंडिडेट दूसरे स्टेट में है या दूसरे सिटी में है, तो आप उसको आपके सिटी में बुला के फिर आप उसका इंटरव्यू लेके उसका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, अगर वो कैंडिडेचर आपके रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो इनिशियली आप टेलीफोनिक इंटरव्यू ले सकते हो। टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ वो मैच हो रहा है या नहीं, वो अगर आपको समझ में आ जाता है तो ही आप टेक्निकल राउंड के लिए उसको बुला सकते हो। तो ये सारे जो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू है, फर्स्ट राउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप पैनल इंटरव्यू ले सकते हो। पैनल इंटरव्यू यानी कि जिसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, ना कि देने के लिए। जैसे कि एचआर हो सकता है, उस पर्टिकुलर प्लांट का हेड हो सकता है, या फिर कंपनी का डायरेक्टर या सीईओ हो सकता है। तो इन 3-4 लोगों का पैनल होता है। और पैनल इंटरव्यू लेने के पीछे रीजन ये होता है कि सेम डे तीनों राउंड फिनिश करके सेम डे कैंडिडेट को ऑफर रिलीज करना। यानी कि उसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है और इमीडिएटली आपको कैंडिडेट मिल जाता है। सो पैनल इंटरव्यू हो सकता है वन ऑन वन, जो कि ट्रेडिशनल टाइप होता है, जिसमें एक पर्सन इंटरव्यू देने के लिए होता है और एक इंटरव्यू लेने के लिए होता है। तो वो एक ट्रेडिशनल वे है जिसमें इंटरव्यू लिया जाता है। ग्रुप डिस्कशन में बहुत अलग अलग तरीके के, अगर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं या बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं, तो उन लोगों का ग्रुप बना के अलग अलग स्लॉट करके उनको टेक्निकल सब्जेक्ट देके आप उसमें से रैंडमली स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हो और उनको फाइनलाइज कर सकते हो। सिमिलरली हर बार ग्रुप डिस्कशन लेना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में आप टेक्निकल नॉलेज या कम्युनिकेशन स्किल समझ सकते हो, बट बहुत जगह पे आपको एनालिटिकल स्किल्स भी चेक करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया या आईटी डिपार्टमेंट हो गया, तो यहाँ पे आप एक रिटन एग्जामिनेशन रख सकते हो, और अगर आपके पास 100 लोग आए तो थ्रू दिस क्वेश्चन पेपर आप अंदाजा लगा सकते हो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट का, और जो भी ज्यादा स्कोर करेगा ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट राउंड के लिए आप फाइनलाइज कर सकते हो। इसी तरीके से टास्क ओरिएंटेड भी होता है। टास्क ओरिएंटेड में आप कुछ टास्क दे सकते हो, जैसे कि सेल्स के एम्प्लॉयज को या मार्केटिंग के एम्प्लॉयज को आप टास्क दे के आप फाइनलाइज कर सकते हो, या फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन एक्चुअल फील्ड पे किस तरीके से अपना काम परफॉर्म करेगा। जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव्स या मार्केटिंग पर्सन को बहुत बार बोला जाता है कि आप मोबाइल सेल करके बताइए, या फिर पेन सेल करके बताइए, या फिर बिस्लरी का बॉटल सेल करके बताइए, और उससे उनका कन्विंसिंग पावर, उनकी कम्युनिकेशन स्किल का अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे लाइनअप इंटरव्यूज के टाइप्स हो गए। टेलीफोनिक इंटरव्यू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आप इंटरव्यूज ले सकते हो। जब कैंडिडेट किसी दूसरे सिटी में या दूसरे स्टेट में है और उसको बुलाना पॉसिबल नहीं है, तो उस वक्त आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले सकते हो। या बहुत बार अपर पोजीशंस जो होती है, जो हायर मैनेजमेंट में, जैसे कि आपको एक सीईओ फाइनलाइज करना है या फिर रिक्रूट करना है, तो उस वक्त आप सीईओ को जनरली
इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते हो, तो उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिया जाता है आपके मैनेजमेंट के साथ, और उसके बाद उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही ऑफर रोल आउट की जाती है या ऑफर किया जाता है सैलरी पैकेज और बाकी की चीजें, और अकॉर्डिंगली उनको फाइनलाइज किया जाता है। और तरीके के भी इंटरव्यूज होते हैं, जैसे कैंपस इंटरव्यू या फिर इंस्टीट्यूशनल टाइप्स। तो कैंपस में जाके, जैसे एमबीए के कैंपस होते हैं या एमसीए के कैंपस होते हैं या फिर आईटीआई के कैंपस होते हैं, तो ऐसे कैंपस में जाके आप सेम डे में बहुत सारे लोगों को एक साथ रिक्रूट कर सकते हो। तो ये सारे टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज हो गए। अब देखते हैं जनरली किसी कैंडिडेट के कितने राउंड्स होते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मेरे कितने राउंड्स होंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो देखिए, ज्यादातर किसी भी कैंडिडेट के 3 या 4 तरीके के राउंड्स होते हैं। तो पहला राउंड होता है एचआर राउंड। एचआर राउंड में आपको बेसिक्स पूछे जाएंगे। बेसिक्स में आपका एजुकेशन पूछा जाता है, आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है, आप कहाँ रहते हो, आपका लोकेशन पूछा जाता है, आपका एक्सपीरियंस, आपके नंबर ऑफ कंपनी, कौन कौन सी कंपनी में आपने काम किया है, आपकी इंडस्ट्री चेक की जाती है, आपका फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाता है, अलग अलग चीजें। जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें आपको बता दूं कि कौन कौन से क्राइटेरियाज पे आपको चेक किया जाता है। जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। तो आपको कम्युनिकेशन के बारे में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, आपका एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा, है ना? आपका ड्यूरेशन, हर एक कंपनी में आप कितना ड्यूरेशन तक हर एक कंपनी में सस्टेन करते हो वो चेक किया जाएगा। इस तरीके के अलग अलग तरीके की क्राइटेरियाज पे आपको जज किया जाता है और उसके बाद आपको फाइनलाइज किया जाता है। उसके बाद भी जैसे ही पहला एचआर का राउंड कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट राउंड आपका हमेशा फंक्शनल राउंड होगा। जिस फंक्शनल राउंड में, जैसे कि आप आईटी डिपार्टमेंट के लिए आपको रिक्रूट किया जाने वाला है, तो पहला एचआर का राउंड होगा। दूसरा फंक्शनल राउंड होगा जिसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज को चेक किया जाएगा कि आप टेक्निकली कितने स्ट्रांग हो। और जो तीसरा राउंड होता है, वो जनरली आपके पर्टिकुलर जिस यूनिट के लिए आप हायर किए जा रहे हो, उस यूनिट का हेड या उस एरिया का हेड आपको चेक करेगा या आपको फाइनलाइज करेगा। जनरली पहले और दूसरे राउंड होने के बाद आपका सिलेक्शन फिक्स होता है, बट थर्ड राउंड जो होता है वो इनिशियली यूनिट हेड या एरिया हेड को दिखाने के लिए होता है कि कौन सा पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो उनका एक जनरल मीट होता है आपके बीच में और उस पर्टिकुलर यूनिट हेड या एरिया हेड के बीच में। और फाइनल राउंड आपका होगा एचआर निगोशिएशन। एचआर निगोशिएशन में क्या होता है कि आपका और एचआर का निगोशिएशन होगा सर्टेन चीजों पे, जैसे कि आपका नोटिस पीरियड का निगोशिएशन होगा। जैसे कि हमें अगर एग्जाम्पल के लिए 15 दिन में अगर कोई कैंडिडेट ऑन बोर्ड चाहिए और आपके एग्जिस्टिंग कंपनी में 1 मंथ का नोटिस पीरियड होगा या 1 मंथ नोटिस पीरियड होगा, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लीव द कंपनी विद इन 15 डेज। तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं 15 डेज का 20 डेज या 25 डेज को निगोशिएट करके आपको ऑफर रोल आउट की जाती है। सिमिलरली आपके सैलरी पैकेजेस पे भी आपको निगोशिएट किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपका करंट सैलरी है 30,000, आपका एक्सपेक्टेशन है 45,000, और कंपनी, हमारी कंपनी ज्यादा से ज्यादा ऑफर कर सकती है 30%। तो 30,000 का 30% अगर देखा जाए तो होता है 9,000। तो 9,000 एंड 30,000, ज्यादा से ज्यादा हम 49,000 या 39,000, आई एम सॉरी, आपको ऑफर कर सकते हैं। सो वहां पे कहीं ना कहीं हम आपको निगोशिएट करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको 39,000 तक ही प्रोवाइड कर सकते हैं विद इन 30%। बट अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है और एज एन कैंडिडेचर आप काफी स्ट्रांग हो, तो कंपनी कभी कभी रेडी हो जाती है उनका पैकेज निगोशिएट करने में भी। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द इंटरव्यू दैट हाउ you had given the interview,
एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज यू डू हैव विद यू। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपको निगोशिएट किया जाता है। सो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, अब इसके अलावा भी आगे भी कुछ प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट में जो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास बहुत सारी सीवीज जो गैदर हो जाते हैं, तो उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि आप सारे सीवीज को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे कि कुछ सीवीज जिनको आपने सेलेक्ट किया या फाइनलाइज किया है उसको ए कैटेगरीज में रखिए। बी कैटेगरीज जो शॉर्टलिस्टेड है, अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करता है तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को फोन करके आप ऑफर रोल आउट कर सकते हो और आपका टाइम कंज्यूम या फिर कम कर सकते हो। तीसरा सी, रिजेक्टेड कैंडिडेट के भी सीवीज आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसे वैकेंसीज निकलते हैं जिसके लिए ये सी कैटेगरीज यानी कि रिजेक्टेड कैटेगरीज के जो एम्प्लॉयज होंगे वो मैच कर जाते हैं और आपका टाइम बच जाता है, इसीलिए आप रिजेक्टेड कैटेगरीज को भी डॉक्यूमेंटेड करके रखिए। सिमिलरली बहुत बार ऐसा होता है कि रिजेक्टेड कैंडिडेट आपके पास बार बार अप्रोच करेंगे, तो अब आपकी कंपनी में पॉलिसी फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर कोई कैंडिडेट एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो वो 6 महीने तक वापस से आपकी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकता है। तो रिकॉर्ड रखने के लिए आपके पास रिजेक्टेड कैंडिडेट के सीवीज होने बहुत जरूरी होते हैं, तभी जाके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप आपको रिक्रूटमेंट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। सो दिस इज व्हाट माय वीडियो ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट। थैंक यू वेरी मच।